बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 19 जुलाई 2026 इतवार का दिन और हालात मजीद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान ने जो कसूर के अंदर तकरीर की थी, उस तकरीर ने जो पाकिस्तान के मीडिया में बोलचाल मचा दिया था और सियासत के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब की बार जो सूरत हाल है वो यूं कहें कि मौलाना फजल रहमान ने एटम बम चला दिया है। आप यूं कहें कि उन्होंने परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। ये क्या माजरा है? आखिर ये पूरी की पूरी सियासी बसात क्यों उलट की है? और मौलाना फजल रहमान की नई सियासी तकरीर, उन्होंने एक मर्तबा फिर से एक नई चिंगारी लगाकर रख दी है। अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे और आप अंदाजा करें कि मौलाना फजल रहमान तवातुर से इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं, किसके कहने पर दे रहे हैं और उसके पीछे वजह क्या है। और मौलाना फजल रहमान की रीलॉन्चिंग आखिर इस हुकूमत के साथ क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स, खबरें, अंदर की जराए जो हमारे बता रहे हैं ये क्या मामला है, ये तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी जानिब हुकूमत के औसान खफ्ता हो गए हैं, हुकूमत के खिलाफ जंग का बगल बच चुका है और धड़न तख्ते की खबरें आ रही हैं। पहली बार खबर निकलकर सामने आई है धड़न तख्ते के हवाले से। वो डिटेल्स भी जरा आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें कि आप अपना क्या राय रखते हैं। और क्योंकि फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे यूट्यूब चैनल की रीच को जीरो कर दिया है, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि हमारे इस चैनल की रीच जो है वो बहाल हो सके। दूसरी जानिब जो खबर है ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर बड़ी जो है वो सनसनीखेज खबर आ रही है कि एक तो मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात के बाद मुआहदे भी हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब अमेरिका और ईरान के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग का जो है वो दोबारा से ऐलान हुआ है। और अमेरिका ने ईरान के जोहरी तवानाई के इदारे जो है वो बताया गया कि अमेरिका की फौज ने मुल्क के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़े एक ज़ेरे तामीर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। जो ईरान में एक नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था वहां पर अटैक कर दिया है। और आलमी मीडिया के मुताबिक ईरानी सरकारी टेलीविजन पर जारी किए गए एक बयान में ईरान के जोहरी प्रोग्राम के इदारे ने तस्दीक कर दी है कि अमेरिकी फोर्सेस ने इतवार की रोज यानी कि आज जो है इस न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला किया है। अमेरिका की फौज ने मुतअद्दिद रॉकेटों और जो मिसाइल हैं उनके जरिए इस जोहरी तनसीबात पर बराह रास्त अटैक किया है। अब ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गई है कि अचानक से एक मरतबा फिर से जंग का आगाज हुआ है। पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ना शुरू हो गई हैं और उसका असर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखते हैं कि मजीद हर रोज हर एक हफ्ते में 30-30 रुपए पेट्रोल जो है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। दूसरी जानिब इस वक्त हुकूमत जो है वापस में गुत्थम गुत्ता है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ पर तकरीर की, जो है तनकीद की कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो लाते मारकर ख्वाजा आसिफ को वजीर आजम हाउस से निकालें, इनको वजारत से निकालें। ये देखें कि जीबी के इलेक्शन में भी ये एक दूसरे के गुत्थम गुत्था थे, इन्होंने एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए थे, एक दूसरे की शलवारें उतार रहे थे जो जीबी का इलेक्शन हुआ था। अब कश्मीर के इलेक्शन में भी ये एक दूसरे की शलवारें उतार रहे हैं। वफाक के अंदर ये सारे एक हैं। जब पैसा बनाना होता है, पीडीएम बनी इमरान खान की हुकूमत गिराना हुआ, ये जो बीबी शहीद की मोहतरमा बेनसीर भुट्टो की जो तस्वीर गिराने वाले थे, नंगी तस्वीर, उनके साथ बिलावल भुट्टो ने जो है वो हाथ मिलाया, आपने मिलकर हुकूमत बनाई। आज भी आपके पास अहम तरीन आईनी ओहदे मौजूद हैं, आपके पास गवर्नर्स के हैं, सदर हैं, चेयरमैन सेनेट का होता है, उसके अलावा सिंध हुकूमत है, जीबी में आप ब्लैकमेलिंग के जरिए हुकूमत बना रहे थे, बलूचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत है। तो ये पीपल्स पार्टी पूरे का पूरा इस सिस्टम का हिस्सा है। और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, किसी जमात ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। नून लीग जो है वो भी अब पहुंचा रही है। अब खैर नून लीग की तरफ से भी इस पर रिटेलिएशन दी गई है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हैं। यानी कि अब लगता है कि अब हुकूमत का पहिया उल्टा शुरू हो गया, हुकूमत के औसान खता हो गए। जो हुकूमत के मशीर हैं सियासी उमूर के ऊपर राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात खराब कर सकती है। और उन्होंने कहा कि ये बयान जो है वो नामुनासिब है। ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो का रवैया अच्छा नहीं था, उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। नून लीग में किसी को लात मारकर निकालने की रवायत ना थी और ना है। उन्होंने कहा
के ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आजाद कश्मीर के वजीर फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वाकई हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की, वाकई हुकूमत इस फैसले की पुष्ट पर खड़ी है और बिलावल भुट्टो जरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। और ये चीजें आपके सामने है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग का गिरबान पकड़ खड़ी है, नून लीग वाले पीपल्स पार्टी का गिरबान पकड़कर खड़े हैं। तो अब ये लगता है कि हुकूमत तो 10 साल का प्लान बनाकर बैठी, इन्होंने तो ख्वाब देख ली कि हमने 10 साल इक्तदार में बैठना है। इसी तरह से पीटीआई के ऊपर रंदा फिरता रहेगा, इसी तरह से सहाफियों के ऊपर रंदा फिरता रहेगा, इसी तरह से लोगों की आवाजें बंद होती रहेंगी, जो धला बोलेगा उसको सीसीडी के जरिए फड़का के रख देंगे। यानी कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, किंगडम ऑफ पाकिस्तान आपने बना दिया है कि आप बादशाह हैं, हम आपकी रियाया हैं और हम आपके मुलाजिम नौकर भेड़ बकरियां हैं, आपका जो दिल करेगा आप इस मुल्क के अंदर करेंगे। तो ये हुकूमत ने, नून लीग वालों ने समझ लिया था, लेकिन वक्त बहुत तेजी से बदलता है। जैसे आपके हाथों से रेत निकलती है, वक्त भी ऐसे निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी ये प्लान बनाए गए थे कि 10 साल के लिए सदारती निजाम लाया जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो सब कुछ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की माजी का एक हिस्सा बन गया। अब भी दोबारा से ये हुकूमत समझ रही थी नून लीग की, अब कि हम इसी तरह से इक़्तिदार पर चिमटे रहेंगे, इमरान खान जेल में रहेंगे, हम सबको जेल में डाल देंगे, हम बादशाह इस मुल्क के बन जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब, आप भूल गए हैं कि मुशर्रफ दौर में जो आपको मार पड़ी, आपके लीडर मुल्क से भागे, आपको छितर पड़े, आपकी पार्टी को छितर पड़े, तो उससे ज्यादा आपने जुल्म बर्बरीत की इंतहा जो है वो पीटीआई के ऊपर कर दी। चलें, उस दौर में तो मार्शल लॉ लग गया था, मार्शल लॉ के हर दौर के अंदर सारा कुछ हुआ, लेकिन आप जो है वो तो डेमोक्रेटिक एक पार्टी है। आप तो ये कहते हैं कि हमने जमहूरी तरीके से इस मुल्क के ऊपर हम जो है वो विराजमान है इक़्तिदार में। तो इस जमहूरियत के अंदर आपने जो इस मुल्क के अंदर किया है, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया। जब आपकी बारी लगनी है तो आपकी ऐसी मंजी ठुकनी है। तो ये एक जो है मिसाल बन गई है ना कि आपकी पहले पीटीआई की बारी है, अब आपकी बारी आएगी, फिर आपको मंजी ठुकेगी, फिर आपके लोग मुल्क से बाहर भागेंगे, फिर आप मुल्क के बागी के लाएंगे। तो ये चलता रहेगा, ये एक साइकिल है, ये चलती रहेगी। तो खैर, हालात जनाब मजीद खराब हो गए हैं। ये किस तरह से जंग का कैसे बगल बचाए, ये हुकूमत के औसान खता हो गया। देखें, एक तरफ तो आज अलीमा खान जो है वो जनाब तकरीर करती हैं, वो कहती हैं कि हम तहरीक का ऐलान करने जा रहे हैं, वो सवात पहुंच रही हैं, स्ट्रीट मूवमेंट्स का उन्होंने आगाज कर दिया है। आज मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने आज वर्कर्स कन्वेंशन से जनाब खिताब किया, बड़ा खतरनाक किस्म का खिताब है, कसूर वाली तकरीर उन्होंने पीछे छोड़ दी है। जनाब ये जो सारा कुछ हो रहा है ये बताता है, मैं उस तकरीर की सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन मौलाना फजल रहमान की रिलॉन्चिंग बता रही है कि अब हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। 10 साल प्लान के ख्वाब देखने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। अब किसी भी वक्त अब ये निजाम जो है उनको ठुड्डा मार के बाहर निकालेगा कि मशहद भी आपने तबाह कर दी, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं ला पाए, आप बयानियां नहीं बना पाए, आप कुछ नहीं कर पाए, आप खारजा महाज के ऊपर हमारी एस्टेब्लिशमेंट कामयाब है और उनको सारा कुछ देखना पड़ता है। ये हुकूमत जीरो है, सिफर है। जो खारजा अमूर के ऊपर इसहाक डार साहब बड़े इंटेलिजेंट बने पड़ते थे, उसके ऊपर निसार ही नहीं है, क्योंकि उनमें इतनी ताकत, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मोहसिन नकवी साहब उन्होंने फ्रंट से लीड किया, बहुत कुछ हुआ। तो ये फजल रहमान साहब की रिलॉन्चिंग होना ये बताता है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या हो सकता है? पीटीआई भी आ गई, उधर से आजाद कश्मीर की सूरत हाल है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सूरत हाल। तो अब हुकूमत जो है उसके गर्ज कंजा तंग हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज वकला कन्वेंशन से खिताब किया और एक के बाद एक तकरीर आ रही है। इसका मतलब है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहीं ना कहीं से इशारा मिला है। वो अचानक से तकरीर करना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं, तो आप मेरे बयान की अज़कू तशरीह करके, मेरी किरदार कुशी करके समझते हैं कि फजल रहमान सरेंडर कर जाएगा। तो याद रखो, मुझे मेरे माँ बाप ने सरेंडर होने के लिए पैदा नहीं किया। मैंने हमेशा जिम्मेदारियों की बात की है। जिस अफसर के ऑफिस से मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए गए वो माफी मांगे। तुमने अपने शोधा की और उनकी फैमिली की तौहीन की है, मेरे शोधा की तौहीन की है। इस्लामाबाद में जमीयत लॉयर फर्म के जरिए तमाम वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का सिपाही कुर्बानी देता है तो उसी में भर्ती हुआ है। चारों सूबों में जाकर बात करूंगा। तुमने मेरे उलमा को शहीद किया, मेरे उस्ताद मौलाना हसन जान को शहीद किया। मैंने बाजोड़ में 100 जनाजे उठाए, रोजाना 2-3 जनाजे उठाता हूं। क्या तुम कभी मेरे जनाजे पर रोए हो? मैं तो आपके हर जनाजे पर रोया हूं। अदम इत्तेमाद की फिजा तुमने पैदा की है। हमने इस मुल्क के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है, कभी नहीं चाहा कि कोई बात करे और वो आइन और कानून से तजावुज हो। ये फजल रहमान साहब की तकरीर मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। और उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के अंदर अपने नजरिए के प्रचार का हक रखते हैं। जो मैंने कहना था, मैं समझ रहा था कुछ कहूंगा और आपकी तायद हासिल करूंगा। हम इस मुल्क में फाल सियासत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इस पूरा मुल्क महसूर होकर रह गया। फजल रहमान साहब, आप भी तो इन्वॉल्व थे पीडीएम में, जब रजीम चेंज ऑपरेशन होना था तो आप सबसे आगे थे। आपका बेटा भी उस निजाम के अंदर जो है वजीर बराए मुफासलात का वजीर बना था, मौलाना असद नाम उनका गालिबन है।
तो मुल्क तो उस वक्त महसूर होकर रह गया था। मुल्क के अंदर अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो रही है। मुख्तलिफ हलकों की नाराजगी इस बात पर है कि हमने सवाल ये उठाया कि हम लश्कर क्यों बनाए। मशरकी पाकिस्तान में आवाम से कहा गया कि लश्कर बनाओ, जिसके नतीजे में अलबदर और अरशम्स बने, जिन्होंने फौज की शाना बशाना लड़ाई लड़ी, लेकिन वो दुश्मनी आज भी मौजूद है। क्या अब तुम हमारे लिए नए दुश्मन बना रहे हो? और ये सूबाई हुकूमत की पुलिस को तो इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही नहीं, लेकिन अवाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बन्नू में कितनी बार छावनियों पर हमले हुए, वहां पुलिस ने ऐलान किया कि हम खुद लड़ेंगे, लेकिन फौज के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। बन्नू की पुलिस अब अपने अफसर की बात भी नहीं मान रही। यही कुछ और यही हालात लकी मरवत के अंदर भी हो गए हैं। ये फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि टांग की एक मस्जिद में पुलिस एहलकारों ने बाकायदा कुरान पाक पर हल्फ उठाया कि हमारे जनाजे में फौजी शरीक नहीं होगा। क्या ये हालात मैंने बनाए? अवाम और हुक्मरान मेरे मजमून को समझे, मैंने सिर्फ दायरा इख्तियार का एहसास दिलाया। इस वक्त रियासत की सारी तवानाइयां सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी गिरफ्त मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये जनाब उन्होंने कहा कि आपने शोधा के खून को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया है और मुख्तलिफ तबका अपने जराइम को छुपाने के लिए इस पाक खून को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो हमेशा आफियत मांगते हैं, दुश्मन का सामना करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन असूल यही है कि जब हालात सामने आ जाए तो फिर पीछे हटने की बजाय डट जाओ। गिलगित में मेरे हल्के के बैलेट बॉक्स दरिया से मिले, अब उनको कौन गिनेगा? ये जनाब उन्होंने कहा है और फिर सूरत हाल आप सबके सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो की, उन्होंने कहा कि मेरा ये खुला दावा है कि तुमने इंतखाबात में बदतरीन धांधली की है। मुझे बलूचिस्तान हुकूमत के अंदर शमूलियत की दावत दी गई और जिसे हमने साफ साफ मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूं जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। हमें कहा गया कि केपीके में हुकूमत बनाओ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म करेंगे, दूसरी हुकूमत बनाए। मैंने कहा बनती नहीं है। ऑपोजिशन में कुल 53 अरकान है, आप हमें मुहैया कर देंगे तो उन मुहैया मेंबरों के सहारे मैं हुकूमत बनाऊंगा। तो लोटों के जरिए मैं क्या हुकूमत बनाऊं? मैं इस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं। ये आज फजल रहमान ने पहली मर्तबा इंकशाफ किया है। तो वो कह रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान के अंदर भी कहा गया, हमें कहा गया कि केपीके में हम पीटीआई की हुकूमत गिरा देते हैं, हम आपको उसका हिस्सा देते हैं। तो आप अंदाजा ये करें कि फजल रहमान साहब इतनी सख्त तकरीर किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं, और उनकी ये सख्त तरीन तकरीर दूसरी तकरीर है, और बार बार वो ये जो है किसको पैगाम देना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत के खिलाफ जंग का बगल बच चुके हैं, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। फजल रहमान ने ड्राइविंग सीट को संभाल लिया है, और अगर पीटीआई और मौलाना फजल रहमान इन फ्यूचर आपको एक कंटेनर के ऊपर नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अब हुकूमत जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। तो 10 साल प्लान का जो हुकूमत सोच रही थी, जनाब आप ये ख्वाब देखना बंद कर दें। एक तो पीपल्स पार्टी नून लीग की आपस में लड़ाई है, तो ये जो चीजें आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी कि इस पाकिस्तान की जो सियासी बसात है वो उलटने जा रही है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का आते लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।